कैंसर एक बीमारी है जिसके बारे में डर बहुत लगता है, और सही में डरने की बात भी है। क्यों डरने की बात है? क्योंकि इसके केसेस बहुत जल्दी बढ़ते जा रहे हैं। आज से कुछ वर्षों पहले तक कैंसर इतना सुनने को नहीं मिलता था कि कैंसर के पेशेंट, लेकिन आज बहुत कॉमन हो गया। और कितना कॉमन हो गया है आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं। राजस्थान के बीकानेर में एक चैरिटेबल हॉस्पिटल है कैंसर का, और पंजाब से लेके, जलंधर से लेके और बीकानेर तक एक ट्रेन आती है, डेली एक ट्रेन आती है। उस ट्रेन का नाम है कैंसर ट्रेन। उसका नाम कागजों में कैंसर ट्रेन नाम नहीं है, उस ट्रेन का नाम कैंसर ट्रेन है। क्यों है? क्योंकि रोजाना उसमें कैंसर के पेशेंट भर के आते हैं। कैंसर हॉस्पिटल पड़ गया है। अगर एक बार उस ट्रेन को देख लोगे ना, प्लेटफॉर्म पे खड़े को, आपको हर हर बॉक्स, हर बोगी में, हर जगह कैंसर के ही पेशेंट मिलेंगे। महिला, पुरुष, बच्चे, कैंसर कैंसर। तो इतना भयानक सीन होता है वो। आप देख लोगे तो आपको खुद लगेगा कि यार कैंसर वास्तव में एक बहुत बड़ी, और कैंसर एक ऐसी बीमारी है, किसी घर में हो जाता है ना तो वो पूरा घर प्रभावित हो जाता है। उसका फाइनेंशियल भी प्रभावित हो जाता है, उनका परिवार भी पूरा प्रभावित हो जाता है, हर तरीके से। बहुत सारे लोग मेरे को मिलते हैं जी, मेरे फादर को कैंसर हो गया था, इलाज में सब कुछ खर्च हो गया, कुछ बचा भी नहीं, और लास्ट में पिताजी भी नहीं बचे। बहुत सारे कैंसर के हर पेशेंट के लास्ट में ऐसे ही होता है कि बहुत पैसा भी खर्च हो गया और पेशेंट भी नहीं बचा। तो ये कैंसर है क्या? बेसिकली कैंसर के बारे में थोड़ा सा समझने की जरूरत है। और क्या इसका इलाज चल रहा है? क्या वो इलाज सही चल रहे हैं, या वो इलाज सही नहीं चल रहे हैं? और सही नहीं चल रहे हैं तो क्या सही इलाज चलना चाहिए? हम सारी इन विषय पे आज हम बात करने वाले हैं। पहली बात तो कैंसर होता क्या है, थोड़ा समझने की कोशिश करें। कैंसर को पहले समझना है कि व्हाट इज कैंसर। अगर कोई एक लाइन में अगर कोई पूछे कि कैंसर की परिभाषा क्या है, व्हाट इज कैंसर, तो कैंसर सीधी सी बात एक ही है। हमारा जो शरीर है ना, वो किन से बना है? हमारा शरीर बना है सेल से। हमारे शरीर की सबसे छोटी यूनिट क्या है? सेल, कोशिका। कोशिकाओं का हम समूह है, करोड़ों और वो सेलों का गुच्छा है। हमारे हर जगह की सेल है, अलग अलग सेल है। हमारे ब्रेन की अलग सेल है, लीवर की अलग सेल है, ब्लड की अलग सेल है। हमारे शरीर की सबसे छोटी यूनिट है सेल, जिनसे हम बने हैं। हमारी डेली कई करोड़ों सेल मरती रहती हैं, नई बनती रहती हैं। करोड़ों सेल, लगभग 30 बिलियन सेल रोजाना मरती हैं, नई बनती रहती हैं। हर सेल की अपनी एक लाइफ है, वो मर जाती है, अपने आप रिजनरेट हो जाती है। अगर आपकी स्किन की सेल की बात करूं ना, तो आपकी स्किन की सेल का जो लगभग जो टाइम है ना, लगभग 21 दिन, 21 दिन का समय है। 21 दिन के समय में आपकी सारी सेल की जो स्किन है वो डेड हो जाती है, वो मर जाती है। इसलिए अगर आप में से कोई भी व्यक्ति अगर अपने अंदर कोई भी परिवर्तन करना, आप अपनी स्किन को चेंज करना चाहते हैं, आप अपनी स्किन को हेल्दी करना चाहते हैं, तो 21 दिन में आपकी स्किन दोबारा नहीं बन सकती। 21 डेज में आप अपने कोई भी जो परिवर्तन आप करना चाहते हैं ना, आप अपनी स्किन को, बिल्कुल आपकी स्किन खराब है लेकिन आप चेंज करना चाहते हैं, 21 दिन में पूरी स्किन की सेल दोबारा नहीं बन जाती है, सब चेंज हो जाता है। अब वो जो अब चेंज क्यों नहीं हो रही है आपकी? क्योंकि किससे बनेंगी सेल? किससे बनेंगी सेल? जो आप खा रहे हो, जो जो आपके अंदर जा रहा है, जो खा रहे हो, जो पी रहे हो, उन्हीं से आपकी सेल बनेंगी। तो जैसा आप खा रहे हो वैसी तो आपकी स्किन है ही, और वही लगातार खाते रहोगे तो वैसी फिर बनती रहेगी। तो चेंज क्या आएगा इसमें? अगर कोई भी आप में से कोई भी व्यक्ति अपनी स्किन को 21 दिन में कंप्लीटली चेंज कर सकता है, सभी अपनी पूरी स्किन को एक अलग ही लुक दे सकता है अगर वो चाहे, तो 21 दिन तक वो सारी चीजें खाए जिससे हेल्दी सेल बनेंगी। जैसी सेल चाहता है वैसी चीजें खाना शुरू कर दे, उसकी सेल बन जाएंगी, उसकी स्किन वैसी हो जाएगी। तो जब स्किन पे किसी दिन बात करेंगे तो और इसके बारे में बात करेंगे। बेसिकली हमारे शरीर की जो सबसे छोटी यूनिट, जो सबसे जीवित इकाई है, वो है हमारी सेल, हमारी कोशिका। और कोशिकाएं मरती रहती नहीं बनती रहती, मरती रहती हैं। हमारे ब्लड की सेल्स हैं, उनका 120 दिन का टाइम है। 3 से 4 महीने में सारी सेल अपने आप मर जाती हैं। इसीलिए बोलते हैं कि ब्लड डोनेट कर देना चाहिए। वो आपका सेल्स है, वो तो वैसे भी मरनी है। हर सेल की अपनी एक लाइफ है, तो ब्लड डोनेट कर देंगे तो वो किसी का जीवन बचा सकते हैं, अदरवाइज वैसे भी वो मरेंगी, नहीं बनती रहेंगी। तो हमारी शरीर की जो कोशिकाएं हैं, सेल है, वो मरती रहती, नहीं बनती रहती। उनकी जो ग्रोथ होती रहती है, मर गई, नहीं बन गई, उनकी इस तरह ग्रोथ, न्यू ग्रोथ चलती रहती है। तो ये तो है नॉर्मल। कैंसर क्या है? व्हाट इज कैंसर? कहीं की भी सेल, कहीं की भी सेल जब अनकंट्रोल्ड ग्रोथ करने लगती है तो उसको बोलते हैं कैंसर। तो बताऊं व्हाट इज कैंसर। तो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल इज नोन एज कैंसर। कहीं की भी सेल, कहीं की भी कोशिकाएं जब नॉर्मल से ज्यादा ग्रोथ करने, अनकंट्रोल्ड, कंट्रोल खत्म हो गया उनका, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ करने लगती हैं, तो उसको बोलते हैं कैंसर हो गया। अगर मेरे लीवर की सेल अनकंट्रोल्ड ग्रोथ करने लगेंगी, तेजी से बढ़ने लगेंगी, तो क्या होगा? जब ज्यादा सेल बनेंगी तो इकट्ठी भी होंगी, कहीं पे इकट्ठी होंगी तो ट्यूमर बनेगा, गांठ बनेगी, और वो हो गया लीवर का कैंसर। मेरे यहाँ की सेल बहुत तेजी से कंट्रोल करने लगी, यहाँ पे ट्यूमर बन गया, ये यहाँ का कैंसर। मेरे ब्लड की सेल तेजी से बढ़ने लगी, बहुत ज्यादा सेल बढ़ गई, तो वो ब्लड का कैंसर। मेरे स्किन की सेल्स तेजी से, मेरी बोन्स की सेल्स बहुत तेजी से बढ़ने लगी, तो बोन का कैंसर। कहीं की भी ब्रेन की जहां की भी, कहीं की भी कोशिकाएं जब अनकंट्रोल्ड ग्रोथ करने लगती हैं तो उसको बोलते हैं कैंसर। कैंसर की ये है एक परिभाषा। अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल इज नोन एज कैंसर। कई लोग बोलते हैं कैंसर का ट्यूमर, कैंसर का फोड़ा, कैंसर के कीड़े, कुछ नहीं है।
नॉर्मल सेल ग्रोथ करती रहती है तो वो है नॉर्मल, लेकिन जब अनकंट्रोल्ड ग्रोथ करने लगती है तो वो है कैंसर। अब ये तो हो गया कैंसर। अब समझना, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल इज नोन एज कैंसर। कैंसर क्यों, क्यों क्यों कैंसर इतनी खतरनाक बीमारी बन गया है, क्यों कैंसर लोगों का ठीक नहीं हो रहा है? कोई और बीमारी होती है ना तो मुझे कई बार कंफ्यूजन होता है, लेकिन हाँ, कैंसर में मैं बहुत रिलैक्स रहता हूं जब किसी को कैंसर हो जाता है, क्योंकि मुझे ये पता है कि इसका कैंसर ठीक हो सकता है। बड़ी बीमारी नहीं है, बड़ी बीमारी बना दी गई है, बड़ी बीमारी का डर बना दिया गया है। कैंसर इतनी बड़ी बीमारी नहीं है जितना बना दिया गया। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसको ठीक किया जा सकता है। जब, और बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने हैं, दुनिया में कितने सारे लोग हैं, युवराज का कैंसर हुआ, या बड़े बड़े स्टार आप देखें कैंसर हुआ बिल्कुल ठीक हो गए। कैंसर को हराया जा सकता है, कैंसर को ठीक किया जा सकता है, लाइलाज नहीं है। लाइलाज कब हो जाती है, जब आप उसका जो ठीक करने का जो तरीका है ना वो गलत अपना लेते हैं, तो कैंसर ठीक नहीं हो पाता। अदरवाइज कैंसर को ठीक किया जा सकता है। मैं आज आपको बताऊंगा कैंसर को कैसे ठीक किया जा सकता है, या नहीं है तो इसको कैसे रोका जा सकता है कि आपके घर में किसी को कैंसर ना हो। बहुत सारे लोगों को कैंसर हो रहा है दुनिया में, छोटे छोटे बच्चों को। अभी मेरे पास कुछ दिन पहले एक बच्चा आया था, 12 साल का बच्चा था। वैसे ही उसको कुछ, उसके लीवर में कुछ समस्या हुई, उसको भूख नहीं लग रही थी, कुछ उसको जांच कराने गए। इकलौता बच्चा था, बहुत अमीर अमीर पेरेंट्स थे, इकलौता बच्चा था, और उसको पता चला उसको तो लीवर का कैंसर हो गया, केवल 12 साल का। क्यों हो गया उसको वो भी बताऊंगा आपको। बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और आने जो कैंसर की जो एडवाइजरी जारी हुई कि 2030 तक ये अंदाजा जताया जा रहा है कि लगभग लगभग हर घर में कैंसर होने की संभावना जताई जा रही है 2030 तक। इतनी भयानक। मैं आपको चेता रहा हूं इस चीज को दोस्तों। आज जो मैं बातें बताऊंगा बड़े ध्यान से समझना, नहीं तो आने वाले समय में कैंसर एक बहुत भयानक महामारी के रूप में फैलने वाला है। बहुत भयानक। क्यों हो रहा है ये तेजी से, क्यों बढ़ रहा है, कैसे इसको रोका जा सकता है, आज हम सारे पहलू पे बात करेंगे। तो कैंसर क्या है? अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल इज नोन एज कैंसर। अब ये तो हो गया कैंसर। अब अपने इंडिया में या कहीं पे भी अगर किसी को कैंसर हो जाता है, सेल की ग्रोथ हो गई, मान लेते हैं मेरे लीवर की सेल की ग्रोथ हो गई, वहां पे एक ट्यूमर बन गया, या मेरे स्पाइन में बन गया, रीढ़ की हड्डी में बन गया, मेरे यहाँ पे बन गया, मेरे कहीं पे भी ब्रेन में बन गया, कहीं पे भी एक ट्यूमर बन गया। क्यों? क्योंकि सेल की अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो रही, सेल बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, मल्टीप्लाई 2 से 4, 4 8 तेजी से मल्टीप्लाई हो रही है। तो वो एक ट्यूमर बन गया। अब वो ट्यूमर बन गया कहीं पे भी, यहां बन गया, समझने के लिए, बाहर दिखने के लिए कि यहां पे किसी का ट्यूमर बन गया। अब इसका इलाज क्या है? इसका इलाज क्या है? क्यों कैंसर ठीक नहीं हो रहा, आपको समझ में आएगा बात। इसका इलाज क्या कर रहे हैं? अब किसी को हो गया, ट्यूमर बन गया, यहाँ पे क्या इलाज है? इंडिया में या कहीं भी अभी मुख्यतः 3 इलाज चलते हैं। पहला इलाज क्या है? सर्जरी। सर्जरी। 3 इलाज जो कैंसर के मुख्यतः जो चलते हैं, पहला इलाज क्या है? सर्जरी। जो ट्यूमर बना है उसको काट के निकाल दो, ठीक है। दूसरा इलाज रेडियोथेरेपी, किरणों के द्वारा मार दो। जो ट्यूमर है, जो सेल है, उनको किरणों के द्वारा, रेडिएशन के द्वारा उनको खत्म कर दो, ये रेडिएशन, रेडियोथेरेपी। और तीसरा है कीमोथेरेपी। स्पेशल केमिकल्स अंदर डाले जाते हैं, जहर अंदर डाला जाता है ब्लड के थ्रू, ताकि वो जहां पे भी सेल की ज्यादा ग्रोथ है वो केमिकल जाएगा और सेल को वहां पे जला देगा। ये 3 इलाज, इनके अलावा कोई इलाज है क्या? कोई इलाज नहीं है इन तीनों इलाज में। समझना, इन तीनों इलाज में क्या हो रहा है, जो भी सेल बड़ी है, या तो उनको काट के निकाल दो, या जला के मार दो, या किरणों से मार दो। ये 3 इलाज है। इन तीनों इलाज में क्या हो रहा है? मार दो, जला दो, काट दो। जो सेल बड़ी है, समझना, जो सेल बढ़ गई उनको या तो काट के निकाल दो, या उनको केमिकल से जला दो, या किरणों से जला दो, मार दो। ये 3 इलाज हो रहे, मार दो, जला दो, काट दो। और आज क्या हो रहा है, इतना मारते जलाते काटते हैं, इतना मारते जलाते काटते हैं कि कुछ दिन में मरीज को जलाने की नौबत आ जाती है। अब एक मेरे को खुद बताओ आप एक बात, क्या इस पूरे ट्रीटमेंट में, पूरे ट्रीटमेंट में जलाना, मारना, काटना, क्या इस पूरे ट्रीटमेंट में कहीं भी ये इलाज हुआ कि वो सेल को ऐसा क्या हो गया था कि वो अनकंट्रोल ग्रोथ करने लगी? क्या उसके रोकने का कोई इलाज हुआ? बस क्या कर रहे हैं, जो बढ़ती जा रही, मारते, काट दो, फिर और सेल रहेगी, और बढ़ने लगेंगी। पहले ये निकाल दिया, फिर जीभ निकाल दी, फिर जबड़ा निकाल दिया, काटते गए, फिर गला ही काटने की नौबत आ गई, मर गया मरीज। कैंसर खतरनाक नहीं है, कैंसर का इलाज ज्यादा खतरनाक है। जो इलाज चल रहा है ना, ये कीमोथेरेपी, जला मार रहे हैं। जब आप देखा होगा किसी को कीमो लगती है, अब केमिकल डाला जाता है, उस केमिकल का काम है सेल को जलाना, डिस्ट्रॉय करना। क्या वो उन्हीं को जलाएगा? सारी सेल को डिस्ट्रॉय करेगा, जला देगा सब कुछ, जला देगा सब कुछ। बाल उड़ जाते हैं, ये सब खत्म हो जाते हैं, चेहरा काला पड़ जाता है, स्किन जल जाती है, अंदर के अंग डैमेज हो जाते हैं। खतरनाक केमिकल केमिकल डालते हैं जलाने के लिए। इसको बोलते हैं कीमोथेरेपी। रेडियोथेरेपी, किरणों के द्वारा मारा जाता है, सर्जरी से काट काट के निकाला जाता है। इन सारे इलाज में मार दो, जला दो, काट दो हो रहा है। वो सेल को ऐसा क्या हो गया कि वो अनकंट्रोल ग्रोथ कर रही है? उसको रोकने का तो कोई इलाज नहीं कर रही। कैसे ठीक होगा कैंसर?
कैंसर ठीक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसका कारण क्यों, क्यों वो सेल को, लीवर की सेल को, यहाँ की सेल को ऐसा क्या हुआ कि वो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ करने लगी, उसको रोकने का कोई इलाज नहीं कर रहा है। सब बस एक इलाज कर रहे हैं, बढ़ेगी मार दो, जला दो, काट दो। दोस्तों कैंसर से, मैं फिर आपको एक बात बोल रहा हूं, कैंसर से खतरनाक कैंसर का इलाज है। और जब घर में किसी को कैंसर हो जाता है, रिश्तेदार में किसी को कैंसर हो जाता है, सबसे पहले हॉस्पिटल ले जाते हैं, उसकी बायोप्सी करते हैं, जांच करते हैं, कहीं पे भी ट्यूमर बना है, कहीं पे भी ट्यूमर बना है, उस ट्यूमर के जो सेल्स हैं उनको बोलेंगे जांच करना है, तो पहले एक पीस निकालेंगे, बायोप्सी निकालेंगे, और जैसे ही वहां से, अब वो सेल कट्ठी, भाई कोई भी ट्यूमर बना हो, जरूर नहीं कि वो कैंसरस हो सकता है बिना कैंसर की भी ट्यूमर बन सकता है। दो तरह के ट्यूमर होते हैं, कैंसरस, एक नॉन कैंसर, एक मैलिग्नेंट, नॉन मैलिग्नेंट। कहीं पे ट्यूमर बन गया मेरे बॉडी में, कहीं पे भी ट्यूमर बन गया, अब वो ट्यूमर के लिए बोलेंगे जांच करेंगे कि कैंसर है या नहीं है, उसकी बायोप्सी, उसमें से एक पीस निकालेंगे, उसकी जांच करेंगे और देखेंगे कैंसर है या नहीं है। तो जांच करी तो उसमें तो पता नहीं कैंसर आया या नहीं आया, लेकिन अब उन्होंने पक्का काम कर दिया, जैसे ही पीस निकालेंगे वहां की सेल की ग्रोथ इनिशिएट हो जाएगी और उसको बहुत बड़े चांसेस है कि उसको कैंसर हो जाएगा। यहीं पर पहला स्टेप ही गलत हो जाता है, इलाज तो बात की बात है, जांच में ही सबसे पहला स्टेप गलत हो जाता है। जब उसकी बायोप्सी ली जाती है ना, एक चावल का भरा हुआ कटोरा है, पूरे चावल भरे हैं, सूखे चावल भरे हैं उसमें, और बोलेंगे इसमें से कुछ पीस लेंगे तो बिखरेंगे यार। पहला स्टेप ही यहीं पर गलत हो जाता है। जब बायोप्सी करते हैं, पीस लेते हैं, वो करते हैं, तो उसकी, अब जब जहां से एक टुकड़ा निकाला तो अब सेल की ग्रोथ होगी ना, और पहले ही क्या हो रहा है, अनकंट्रोल ग्रोथ, तो वो ग्रोथ और ज्यादा अनकंट्रोल्ड हो जाएगी, और पहले पता नहीं कैंसर था या नहीं था, अब जरूर हो जाएगा उसको। तो शुरुआत यहीं से गलत होगी, एफएनएसी किया या बायोप्सी किया, उसके बाद जरूर अनकंट्रोल ग्रोथ हो जाएगी। तो पहली बात तो किसी भी तरह के ट्यूमर या कैंसर या ये, बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है इनसे, ये बॉडी के ब्रेक्स हैं, ये ब्रेक है, ये ट्यूमर बनना ये बॉडी की, ये नॉर्मल फिनोमिनाज है। कुछ कोई भी चीज क्या होता है, मैं बताऊंगा आपको कि क्यों ट्यूमर बना है, क्या हुआ है, ये सब बॉडी के ब्रेक्स हैं, इनके ज्यादा इनसे घबराने की जरूरत नहीं है। अपने आप मैनेज मैनेज हो जाएंगी सारी चीजें, लेकिन बीमारी बड़ी नहीं, इसको बीमारी को बड़ा बना दिया गया है। बायोप्सी लेते हैं, उसके बाद उसकी ग्रोथ चालू हो जाती है, बोलेंगे कैंसर है। पता नहीं था या नहीं, बना दिया गया कैंसर। अब उसकी कीमोथेरेपी चलेगी, फिर उसकी सर्जरी करेंगे, फिर ये करेंगे, ये करेंगे, और एंड रिजल्ट ये की होगा, पेशेंट नहीं बचेगा। दोस्तों मुझे बहुत सारे पेशेंट ऐसे मिले जिनको ट्यूमर था, कैंसर था, उन्होंने कोई बायोप्सी नहीं कराई, कोई उन्होंने कीमोथेरेपी नहीं लगाई, और वो कितने मुझे पेशेंट मिले हैं, और वो सारे पेशेंट आज बिल्कुल ठीक है। और इसके विपरीत मेरे लिए भी बहुत दुख की बात है कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट आए जिनको कीमोथेरेपी लग चुकी थी, बहुत सारी कीमोथेरेपी लग चुकी थी, बायोप्सी भी हो चुकी थी, सर्जरी भी हो चुकी थी। ये मेरे लिए भी दुख की बात है कि उनमें से पेशेंट नहीं बचे। उनकी लाइफ जरूर कुछ हमने सुधार की, लेकिन अल्टीमेटली एंड रिजल्ट यही रहा कि वो नहीं रहे। समय हो सकता है कई साल निकाल दिए हो, जिन्होंने कहा था 2 दिन 4 दिन जिएंगे, कई साल निकाल दिए हो, लेकिन बच वो भी नहीं पाए, क्योंकि डैमेज इतना हो चुका था, डैमेज इतना हो चुका था, अंदर से इतना जला दिया गया था, इतना, इतने इतने सर्जरी कर करके सब कुछ काट दिया था, केमिकल से अंदर सब डैमेज हो चुका था, तो वो नहीं बच पाए। लेकिन हाँ, खुशी की ये बात है कि ट्यूमर हुआ था, कैसा भी ट्यूमर था, कैंसर था, लेकिन उसको कीमोथेरेपी नहीं लगी थी, बायोप्सी नहीं हुआ था, सर्जरी नहीं हुई थे, आए और वो बिल्कुल ठीक हो गए। आज बिल्कुल हेल्दी लाइफ जी रहे हो, स्वस्थ लाइफ जी रहे हो। तो इसका मतलब कैंसर को ठीक किया जा सकता है, उस अवस्था तक ठीक किया जा सकता है जब तक उसको बिगाड़ा नहीं गया है, जब तक उसको जलाया नहीं गया है, जब तक उसको छेड़ा नहीं गया है। एक मेरे परिचित थे, उनके फादर को कैंसर हो गया, तो मैंने कहा इनको कोई कीमो बायोप्सी वगैरह ऐसा कुछ मत कराओ। बोले सर मैं भी नहीं चाह रहा था कराने, लेकिन रिश्तेदार अड़ोसी पड़ोसी कह रहे हैं कि तू पैसे का लोभ कर रहा है, तू अपने पति से, अपने पिता से प्यार नहीं करता, तू उसका ध्यान, इसलिए तू इलाज से बच रहा है। ये हमारे धारणा बनी हुई है। जब आप उसका, फिर उसको लेके गया, उसकी बायोप्सी कराई, कीमोथेरेपी कराई, सर्जरी कराई, और तड़प तड़प के मर गया, क्या ये प्यार है कि उसको तड़पा के मारना है? ये प्यार है? ये एफिकेश, ये दिखाएं हम कि जो मैं इलाज करा रहा हूं वो इलाज, आप अपने किसी परिचित को कीमो लगवा रहे हैं, सर्जरी लगवा रहे हैं, तो आप उसको प्यार नहीं कर रहे हैं, मार रहे हैं उसको तड़पा के। जब कीमोथेरेपी लगती है ना, तो अंदर कितनी तड़प होती है, सोचो, अंदर जलाती, एक तरीके का एसिड डाला जाता है जो जलाता है, तो कितनी तकलीफ होती होगी, कीमो ऐसे नहीं लग पाती है कीमो। तो दोस्तों पहली बात तो इस किसी उसमें ना रहे कि कीमो ये इलाज नहीं, नहीं, नहीं। बहुत, अगर आपको किसी भी अवस्था में पता चलता है कि कैंसर है, तो उसको अपन वहीं पे उसकी ग्रोथ को रोक सकते हैं, उसको ठीक किया जा सकता है। कैसे होगा उसके बारे में बात करेंगे। तो पहली बात तो कि कैसे ठीक होगा, तब ठीक होगा जब वो सेल की ग्रोथ जो हो रही है वो क्यों हो रही है।
उस विषय पे जब सोचेंगे, उसकी ग्रोथ, उस कारण को, जो कारण है कि क्यों 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 सेल की एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रही है, क्यों वो अनकंट्रोल ग्रोथ कर रही है, उस कारण को समझेंगे ना। इतना छोटा सा कारण है, इतना छोटा सा कारण है, अगर उस कारण को आप समझ गए ना, कैंसर को ठीक किया जा सकता है, बहुत आसानी से ठीक किया जा सकता है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो क्या है वो कारण, मैं उस कारण के बारे में आपको बताऊंगा, उस कारण पे थोड़ा सा काम करना, आप देखना कैंसर कैसे ठीक होते हैं। क्या है वो कारण, थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सिंपल सी बात है, हमारा जो, समझने की कोशिश करें, हमारा जो शरीर है ना, एक ही मैं आपके सामने एक एक पीएच स्केल है, ये इस स्केल पे गिनती होती है 1 से लेके 14 तक गिनती है, इसको बोलते हैं पीएच चार्ट या पीएच स्केल। इसमें अलग चीज की पीएच माप सकते हैं कि इसकी, जैसे मान लो मेरे सामने पानी, तो मैं इसकी पीएच मापूं कितना पीएच है, कोई मेरे पास और कोई लिक्विड है, कुछ भी रखा है, तो मैं उसकी पीएच मापूं कि इसकी पीएच कितनी है। तो पीएच का एक स्केल होता है, इसको माप सकते हैं। कलर कोड आप देख सकते हैं, रेड से लेके और ब्लू तक जा रहा है। 1 से लेके 6 तक की जो पीएच है, 1 से लेके 6 तक की जो पीएच है, वो है एसिडिक, उसको बोलते हैं एसिडिक। अगर मैंने पानी था, मैंने इसकी पीएच जांच करी और इसकी पीएच आई 2, तो मतलब ये एसिडिक है, बहुत खतरनाक एसिड है। 1 है तो और स्ट्रॉन्ग एसिड है, 2 है तो थोड़ा कम एसिड है, 3 है तो कम एसिड है, 4 है तो कम एसिड है, 5 है तो और कम एसिड है, और 6 होते होते वो आदमी और कम एसिडिक होता जाता है। और 6 तक, 1 से 6 तक की चीजें एसिडिक मानी जाती है, और 8 से लेके 14 तक की चीजें एल्कलाइन मानी जाती है। एसिडिक मतलब अम्लीय है और एल्कलाइन मतलब क्षारीय है। तो 1 से लेके 6 तक की कोई भी चीज की पीएच है तो मतलब वो एसिडिक है, वो अम्लीय है। और 8 से लेके 14 तक की कोई चीज है, मतलब एल्कलाइन है, मतलब क्षारीय है। एसिडिक मतलब अम्लीय है और एल्कलाइन मतलब क्षारीय, अगर हिंदी में बात करूं। पीएच अगर 8 है तो एल्कलाइन, 9 है तो और ज्यादा एल्कलाइन, 10 है तो और ज्यादा एल्कलाइन, 11 है तो और ज्यादा एल्कलाइन, 12 है तो और ज्यादा एल्कलाइन, 13 है तो और ज्यादा एल्कलाइन, 14 है तो बहुत ज्यादा एल्कलाइन। तो ये एक चार्ट है, पीएच चार्ट इसको बोलते हैं। और जो 7 है ना, 7, 1 से लेके 6 तक एसिडिक, और जो 8 से लेके 14 तक एल्कलाइन, और 7 जो है ना इनके बीच का, 7 क्या है, न्यूट्रल, इसको बोलते हैं न्यूट्रल, ना एसिडिक ना एल्कलाइन, इसको बोलते हैं न्यूट्रल। हर चीज की पीएच है अपनी, कोई भी चीज है उसकी सबकी पीएच, कोई भी फ्लूइड है उसकी उसकी सबकी अपनी पीएच है, कि कितनी पीएच की चीज है। आप अपने घर में किसी भी चीज की पीएच माप सकते हैं बड़े आसानी से। मार्केट में एक ड्रॉप आता है पीएच मापने का, किसी भी बच्चों की साइंस का सामान मिलता है वहां से मिल सकता है। एक पेपर आता है पीएच मापने का, उससे भी माप सकते हैं। एक फ्लूइड आता है, उस फ्लूइड को कि कुछ बूंदे, जैसे एक इतनी सी ड्रॉप आएगी, आई ड्रॉप जैसी, 2 बूंद इसमें डालना है और इसका कलर देखना है। अगर इसका कलर इससे मैच करना है, अगर इसका कलर रेडिश येलो आए तो ये एसिडिक है, अगर ये ग्रीनिश ब्लूइश आए तो ये एल्कलाइन। तो आप घर में लेके आना, आज की मीटिंग के बाद कल कहीं भी जाओ तो कहीं भी किसी भी, या आजकल ये लोग भी रखते हैं आरओ, आरओ जो पानी वाले आरओ वाली जो दुकान है ना, उसमें भी मिल जाएगा पीएच मापने का ड्रॉप। 50-60 रुपए की चीज है, वो सस्ती सी चीज है, लेके आना आप जरूर, आपके बहुत काम आएगी। तो पीएच पीएच मापना है कि किसी भी चीज की वो जो क्या है पीएच, एसिडिक है या एल्कलाइन है। तो 1 से 6 तक की चीजें एसिडिक है और 8 से लेके 14 तक की चीजें एल्कलाइन है, और बीच की जो 7 है वो है न्यूट्रल, वो ना एसिडिक है ना वो एल्कलाइन है। हर चीज की पीएच है उसी तरह, हर चीज की पीएच उसी तरह हमारी शरीर की भी एक पीएच है, कि हम कितनी, ईश्वर ने हमें बनाया तो कितनी पीएच का हमें बनाया है, हमारी पीएच कितनी है हमारी शरीर के, हम एसिडिक है या एल्कलाइन है, ईश्वर ने हमें बनाया, कैसा बनाया ईश्वर ने हमें। तो दोस्तों मैं आपकी जानकारी के बता दूं, हमारे शरीर की जो पीएच है वो लगभग 7.14 के आसपास है। मतलब ईश्वर ने हमें कैसा बनाया है, हम ना तो एसिडिक है ना हम बहुत ज्यादा एल्कलाइन है। हमारी पीएच कैसी है, लगभग 7 और 8 के बीच में। हम न्यूट्रल टू एल्कलाइन है, ये हमारी बॉडी का बनाया है ईश्वर ने, कि आपकी पीएच कैसी होनी चाहिए, 7 और 8 के बीच में होनी चाहिए, 7 पॉइंट समथिंग आपकी पीएच होनी चाहिए। अगर वो पीएच ऐसी ही है जैसी ईश्वर ने बनाई है तो हम स्वस्थ हैं, हमें कोई बीमारी नहीं हो सकती। समस्या ही तब आती है जब हमारे शरीर की जो पीएच है ना वो बिगड़ने लगती है। हमारी जब पीएच बिगड़ने लगती है तो हमें बीमारियां होने लगती हैं, सीधी सी बात है। अगर मैं बात करूं, तो जब पीएच हमारी एसिडिक होने लगती है तो हमें बीमारियां आने लगती हैं, और वो एसिडिक से वापस जब एल्कलाइन की तरफ आने लगती है तो हमें हेल्थ मिलने लगती है। जब शरीर एसिडिक होता है तो हम बीमार पड़ने लगते हैं, और जब वापस एल्कलाइन होने लगता है तो हम ठीक होने लगते हैं। ये एक सीधी सी बात है, बहुत छोटा सा फंडा है कि हमारा शरीर ईश्वर ने न्यूट्रल बनाया है। अगर हम न्यूट्रल या हल्के अल्कलाइन रहेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, और अगर हमारा शरीर एसिडिक होगा तो हम बीमार हो जाएंगे। ये जैसे एक फ्रीक्वेंसी है 7, 8, 6, जैसे वो एफएम वगैरह कुछ चलाते हो, रेडियो कुछ चलाते हो ना, जैसे कोई भी एफएम का जैसे 98.3 है, तो अगर 98.3 पे फिक्स करोगे तो अच्छी आवाज आएगी, लेकिन अगर इधर उधर करोगे तो आवाज सिग्नल प्रॉपर नहीं आएंगे, आवाज अच्छी नहीं आएगी।
और आपको कुछ भी सुनाई नहीं देगा। उसी तरह ईश्वर ने हमारी पीएच 7 कर रखी है, अगर ये बिगड़ेगी तो हम बीमार होने लगेंगे, और इसको वापस सेट कर दोगे 7 पे तो हम ठीक हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जीवन का, सबसे इंपॉर्टेंट अपनी बॉडी को समझने का, वो बता रहा हूं आपको। हमारी जो पीएच है ईश्वर ने वो 7 के करीब बनाई है। अगर 7 ही पीएच हम रखेंगे तो हमें धरती की कोई बीमारी नहीं हो सकती। समस्या तब आती है जब हमारी पीएच बिगड़ने लगती है, और कैसी पीएच होने लगती है, जब वो एसिडिक होने लगती है, हमारी शरीर की पीएच कम होने लगती है, तो हमें बीमारियां आने लगती है। देखो, सीधी सी बात है, आज आपको कैंसर के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, इसको दिमाग में रखना, आगे से आपको कैंसर से डर नहीं लगेगा। क्या डर नहीं लगेगा, बड़े ध्यान से समझना। एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, डॉक्टर ओट्टो वारबर्ग उनका नाम था। उनको नोबेल प्राइज मिला था 1931 में। उनको स्पेशल 1931 में इसके लिए उनको नोबेल प्राइज दिया गया था। उन्होंने एक ही बात बताई थी, इस बात को दिमाग में बैठा लो, एवरी सिंगल पर्सन हु हैज कैंसर हैज ए पीएच दैट इज टू एसिडिक। बस, हर कैंसर का पेशेंट इसलिए कैंसर का पेशेंट है कि उसका शरीर एसिडिक हो गया है। बस ये है कैंसर का कारण। एवरी सिंगल पर्सन, ऐसा कोई कैंसर का पेशेंट नहीं हो सकता जिसको कैंसर है उसका शरीर एसिडिक ना हो। एवरी सिंगल पर्सन हु हैज कैंसर हैज ए पीएच दैट इज टू एसिडिक। मतलब सीधी सी बात है, उन्होंने ये बात को बताया था, डॉक्टर ओट्टो वारबर्ग ने, नोबेल प्राइज मिला था, उन्होंने बताया था कैंसर कैन नॉट सर्वाइव इन एन एल्कलाइन मीडिया ऑक्सीजन रिच एनवायरनमेंट बट थ्राइव्स इन एन एसिडिक लो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट। सीधी सी बात है। उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि कैंसर कैंसर का केवल एक ही कारण है कि हमारा शरीर एसिडिक हो गया है और शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो गई। डॉक्टर वारबर्ग हैज मेड इट क्लियर दैट द रूट कॉज ऑफ कैंसर इज ऑक्सीजन डेफिशिएंसी व्हिच क्रिएट द एसिडिक स्टेट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। मतलब बॉडी एसिडिक क्यों हुई, क्योंकि शरीर में कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी हुई और शरीर एसिडिक हो गया, और इसकी वजह से कैंसर हो गया। और इस कारण का विपरीत समझना, कैंसर का कारण क्या हुआ कि शरीर एसिडिक हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो गई है। उन्होंने साफ बताया, कैंसर सेल आर एनारोबिक डू नॉट ब्रीथ ऑक्सीजन। कैंसर की सेल को ऑक्सीजन नहीं चाहिए, अगर उनको ऑक्सीजन मिल गई तो मर जाएगी। कैंसर की सेल को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, एसिडिक मीडिया चाहिए और ऑक्सीजन की कमी चाहिए। ये उसको जिंदा रहने की, जैसे हमें जिंदा रहने के लिए पानी चाहिए और हवा चाहिए। अगर कोई मेरे को ऑक्सीजन चाहिए जिंदा रहने के लिए, अगर कुछ सेकंड के लिए मेरी ऑक्सीजन बंद कर दे तो क्या हम जिंदा रह पाएंगे? तड़प तड़प के मर जाएंगे। और ऐसा ही कैंसर की सेल के साथ है, कैंसर की सेल को जिंदा रहने के लिए एसिडिक मीडिया चाहिए। एसिडिक, शरीर एसिडिक होना चाहिए, तब कैंसर की सेल जिंदा रहेंगी, सर्वाइव करेंगी, फैलेंगी तेजी से। अगर उसको एल्कलाइन कर देंगे शरीर को तो कैंसर की सेल तड़प के मर जाएगी। बस ये है सारी निचोड़ आज की मीटिंग का। नो डिजीज, डॉक्टर ओट्टो वारबर्ग, नाम याद कर लो, 1931 में नोबेल प्राइज मिल रहा था कैंसर की डिस्कवरी के लिए। नो डिजीज, उनका एक ही स्टेटमेंट था, नो डिजीज इंक्लूडिंग कैंसर, कोई बीमारी चाहे वो कैंसर भी क्यों ना हो, कैन एग्जिस्ट इन एन एल्कलाइन एनवायरनमेंट। एल्कलाइन मीडिया में ना कैंसर ना दूसरी बीमारी सर्वाइव कर सकती है। सीधा सा फंडा है। बस क्यों बीमारी हो रही है, क्यों कैंसर हो रहा है, क्योंकि शरीर एसिडिक हो। बस सारा निचोड़िए। अब इस पे कोई काम नहीं कर रहा कि शरीर एसिडिक हो गया है, इस पे काम कर रहे हैं, क्योंकि कैंसर की सेल को मारना है ना, तो कुछ नहीं करना, शरीर को एल्कलाइन कर दो, अपने आप तड़प के मर जाएंगी, जिंदा ही नहीं रह सकती। आपको ना कोई कीमो करने की जरूरत है, ना कोई सर्जरी करने की जरूरत है, ना आपको कोई रेडियोथेरेपी करने की जरूरत है। कैंसर की सेल है शरीर में, बिल्कुल है, और वो ग्रो कर रही है। क्यों कर रही है? शरीर एसिडिक हो गया है। नो कैंसर, नो, एवरी सिंगल पर्सन, इसको दिमाग में बैठा लो, एवरी सिंगल पर्सन, हर कैंसर का पेशेंट इसलिए कैंसर का पेशेंट है क्योंकि शरीर एसिडिक हो गया है। तो सीधी सी बात है, अब वो आपकी ग्रोथ, कहीं पे भी कैंसर की सेल ग्रोथ हो रही है, शरीर, आपका एक ही काम है, शरीर को वापस एल्कलाइन कर दो, एसिडिक से मर जाएंगी कैंसर की सेल, जिंदा ही नहीं रह सकती। नो डिजीज इंक्लूडिंग कैंसर कैन एग्जिस्ट इन एन एल्कलाइन एनवायरमेंट। बस अब हमें दो ही काम करने हैं, अगर कैंसर को हराना है तो शरीर को एल्कलाइन करना है और कोशिकाओं तक ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचाना है। बस ये दो काम कर दो, देखना कैंसर कैसे ठीक हो जाता है। रूट कोज है ये, रूट कोज है ये, कैंसर का कारण है ये। कारण को दूर करोगे बीमारी हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी, नहीं तो लक्षणों को मारते रहो, जलाते रहो, काटते रहो, काटते रहो। अब मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, आप समझने की कोशिश करना। ये पिक्चर भी अगर मैं ब्लड की दिखाऊं, ब्लड को माइक्रोस्कोप के नीचे जैक करेंगे तो ये अनहेल्दी ब्लड है, ये एसिडिक ब्लड है, आपको ऐसा दिखेगा, आपकी सेल्स ऐसे ऐसे दिखेंगी। ये हेल्दी ब्लड है, मतलब एल्कलाइन ब्लड है, जो स्लाइटली एल्कलाइन हमारा ईश्वर ने बनाया, हमारा ऐसा होना चाहिए। ये है एसिडिक ब्लड, आपकी सेल्स आपस में ऐसे दिखेंगी, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी क्योंकि प्रॉपर फ्लो नहीं हो रहा है, तो शरीर और ज्यादा एसिडिक होता जाएगा। तो ये एसिडिक ब्लड ऐसा दिखेगा और हेल्दी ब्लड ऐसा दिखेगा। अब एक बात समझना,
कैंसर का कारण क्या है कि शरीर एसिडिक हो गया है। क्यों हो गया उस पर बात करेंगे, क्यों हो रहा है ऐसा उस पर बात करेंगे, लेकिन कारण बस समझ लो कि शरीर एसिडिक हो गया है। अब एसिडिक हो गया है तो कहीं की भी जो सेल है वो जब ग्रोथ, नॉर्मल तो ग्रोथ चल ही रही है शरीर में, कहीं की सेल मर रही है बन रही है, लेकिन जब एसिडिक हो जाता है तो जो सेल है उनकी ग्रोथ जो अनकंट्रोल हो जाती है, और वही है कैंसर सेल। अब जब हो गया तो उसको क्या लगा रहे हैं, उसको कीमोथेरेपी लगा रहे हैं, समझना मेरी बात, उसको दवाइयां खिला रहे हैं, कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी क्या है, एक स्पेशल एसिड है जो जलाने के काम आता है, और शरीर पहले ही एसिडिक हो गया उसके अंदर और एसिडिक डाल रहे हो तो कैंसर बढ़ेगा या कम होगा? ठीक कर रहे हो या मार रहे हो उसको? पहले ही उसका शरीर एसिडिक हो गया और ऊपर से क्या लगा रहे हो, उसको केमिकल लगा रहे हो उसके शरीर में केमिकल। पहले, अरे मेरे भाई कैंसर का कारण ही इसका शरीर एसिडिक हो गया और ज्यादा एसिड डाल रहे हो तो क्या वो बचेगा? वो नहीं बच पाएगा। तो कैंसर का रूट कॉज आपको बता रहा हूं। तो दोस्तों ये है कैंसर का रूट कॉज। अब ये हो क्यों रहा है, क्यों 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 हमारा शरीर एसिडिक होता जा रहा है? सीधी सी बात है, ईश्वर ने हमें बना दिया, न्यूट्रल बना दिया कि ले भाई ये तेरी पीएच 7 रहनी चाहिए। अब सीधी सी बात है, मेरी पीएच 7 रहनी चाहिए या 8 रहनी चाहिए, 7 8 के बीच में रहनी चाहिए। अब एक बात बताओ, अगर मैं न्यूट्रल हूं और मैं पूरे दिन भर कुछ भी जो भी खाऊं या पीऊं अगर सब एसिडिक खाने लग जाऊं, तो मेरा शरीर एसिडिक होगा या अल्कलाइन होगा? अगर मैं एसिडिक खाऊंगा तो शरीर एसिडिक होगा या अल्कलाइन होगा? सीधी सी बात बताओ। सीधी सी बात, एसिडिक होगा। अगर मैं पूरे दिन जो भी खाऊं एसिडिक ही खाता रहूं तो शरीर एसिडिक होगा या अल्कलाइन होगा? एसिडिक होगा। और आज यही हो रहा है हमारे साथ। आज पूरे दिन भर में जो भी आप खा रहे हैं, पूरे दिन भर में जो भी आप खा रहे हैं उसमें सब एसिडिक डाइट ले रहे हैं। आप जो भी चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, जो कुछ भी खा रहे हैं उसमें आप ज्यादातर एसिडिक चीजें आप खा रहे हैं। और इसी का नतीजा है कि शरीर हमारा एसिडिक होता जा रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं 2030 तक हर घर में कैंसर होगा। क्यों? क्योंकि आज हमारी जो डाइट है, हम एसिडिक तो हम सबका शरीर हो गया है। क्यों? क्योंकि पूरे दिन एसिडिक चीजें खा रहे हैं। कैंसर किसी भी दिन, किसी को छोटी सी चोट लगेगी, मान लो आप दांत निकलवाने गए, आपके दांत में कोई दिक्कत आ गई, दांत निकाला, बहुत सारे लोगों को मुंह का कैंसर ऐसे ही होता है। दांत उसने निकाला, दांत निकालने के बाद जब घाव भरने लगा तो पता चला कैंसर हो गया। क्यों? क्योंकि शरीर तो एसिडिक था ही। अब दांत निकाला तो घाव हुआ, घाव भरने के लिए सेल को ग्रो करना पड़ेगा। जब ग्रोथ करेंगे तो अनकंट्रोल हो जाएगी ग्रोथ, क्योंकि शरीर एसिडिक पड़ा है पहले से। तो हम सबको आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि मेरे को गिरे, चोट लगे, चोट लगेगी, ग्रोथ होगी, पता चले कैंसर हो गया। क्यों? क्योंकि शरीर तो एसिडिक हुआ पड़ा पहले से। आज पूरे दिन भर में जो भी आप खा रहे हो, जो भी पानी पी रहे हो, आप, इसीलिए कह रहा हूं पीएच का मापने का वो ड्रॉप लिया ना, कल अपने घर का पानी माप के देखना आप कैसा पानी पी रहे हो, आप कैसी चाय पी रहे हो, क्या दूध पी रहे हो, हर चीज की पीएच माप लेना, एक एक बूंद डाल के आपको पता चल जाएगा पूरे दिन में क्या पी रहे हो आप। दिमाग हिल जाएगा आपको, क्योंकि पूरे दिन में हम 99% जो चीजें हैं वो एसिडिक खा रहे हैं। जब एसिडिक खाओगे तो यार सीधी सी बात है ना, सीधे एसिडिक होगा, अल्कल कैसे रह जाएगा? और जब एसिडिक होगा तो कैंसर होने के चांसेस किसी को भी हो सकता है। एसिडिक चीजें कैसी कैसी एसिडिक चीजें, ये कोल्ड ड्रिंक्स, बहुत सारे लोग खुश हो गए पीते हैं कोल्ड ड्रिंक्स पी रहा हूं। आपको पता है जो कोल्ड ड्रिंक्स है ना, ये कोका कोला, पेप्सी, सेवन अप, फंटा, जो भी नाम अनाप शनाप जो नाम है, इनकी पता पीएच कितनी है? घर पे जाके कल कोल्ड ड्रिंक लाना, बच्चों के सामने इनकी पीएच माप के दिखाना। इनकी पीएच है 2.73, 2.5, 2.7, 2, 3 से नीचे नीचे पीएच है इनकी। अब पीएच स्केल के अनुसार सोचो, 1 2 3 पीएच की चीजें कितनी खतरनाक एसिड है। ये इतनी खतरनाक पीएच की चीजें हैं, अगर ये चीज पियोगे, ये अंदर जाएगी तो शरीर एसिडिक होगा या अल्कलाइन होगा? और आपके लिए सरप्राइजिंग बात बता दूं, ये जो पीएच है ना, 2 से 2.5 के करीब पीएच है। ये जो कोल्ड ड्रिंक्स आपके घर में ये भी रखी होंगी और आपके घर में टॉयलेट क्लीनर भी रखा होगा, दोनों की पीएच माप लेना, दोनों की पीएच 2.5 से और 3 के बीच में है। उससे आपको डर लगता है टॉयलेट क्लीनर से एसिड है जल जाएगा, और साला उतनी है पीएच की चीज आप पी रहे हो। 2.5 से 3 पीएच का ही आपका टॉयलेट क्लीनर है और 2.5 से 3 पीएच की आपकी कोल्ड ड्रिंक है। ये है, ये चीजें खा रहे हो आप, चाय पी रहे हो आप, वो एसिडिक है। आप पानी पी रहे हो, वो एसिडिक है। आप सब्जी बना के खा रहे हो, वो एसिडिक है। आप अनाज खा रहे हो, वो सब एसिडिक है। हर चीज तो एसिडिक खा रहे हो आप। आपको पता है, अगर ये 1 गिलास कोल्ड ड्रिंक अगर आपका बच्चा पीता है ना, 1 गिलास कोल्ड ड्रिंक, छोटा कोका कोला या कोई भी पीता है, तो आपका शरीर इतना एसिडिक हो जाता है। अगर आप उसको चाहते हो ना वापस उस एसिड का असर खत्म करना, तो एक छोटी बोतल कोल्ड ड्रिंक जो 200, ये 100 200 ml की आती है, एक बोतल अगर आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो उसको न्यूट्रल करने के लिए आपको 22 गिलास पानी अर्जेंट तुरंत ऊपर से पीना पड़ेगा, अगर उसके एसिड के असर को खत्म करना है तो।
तो सोच लो, अगर आपका बच्चा कोल्ड ड्रिंक पी रहा है तो फटाफट 22 गिलास पानी ऊपर से तैयार रखना उसको फटाफट पिलाने के लिए, ताकि जो एसिड गया है वो शरीर एसिडिक ना हो, वापस न्यूट्रल हो जाए। अल्कलाइन तो छोड़ो, न्यूट्रल करने के लिए ही 22 गिलास पानी चाहिए एक गिलास कोल्ड ड्रिंक को न्यूट्रलाइज करने के लिए। इतना खतरनाक एसिड है। अब जब ऐसी चीजें पियोगे तो शरीर एसिडिक हो गया, अल्कलाइन हो। चाय पी रहे हैं, सब्जी बना के खा रहे हैं, मसाले डाल डाल के जला के खा रहे हैं, बताऊंगा सारी चीजें, तो वो कितने एसिडिक चीजें पूरे दिन में खा रहे हैं, तो यार कैसा होगा शरीर। अभी अभी मेरे पास एक पेशेंट आई थी कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पुरानी बात हो गई, लगभग बल्कि साल के करीब बात हो गई होगी। झारखंड से मेरे पास एक पेशेंट आई, समझना यही गलती आपके आसपास भी लोग करते हुए मिलेंगे। मेरे पास एक पेशेंट आई झारखंड से, 25-26 साल की लड़की थी, उसको कैंसर था, पूरे शरीर में कैंसर फैल गया था उसको। वो मेरे पास लेके आए, बोले सर इसको हम मुंबई भी ले गए थे, कीमोथेरेपी भी लग चुकी है, इन्होंने 1-2 बार सर्जरी भी कर दी, कीमो तो 10-15 कीमोथेरेपी लगा दी थी, जल गया, तो उसके बाल वाल कुछ पहचान में ही नहीं आ रहा था, काले पड़ गई थी। खुद एक नर्स थी वो लड़की, 25-26 साल की, और उसको कैंसर हो गया, फैल गया बुरी तरह। सबने जवाब दे दिया, तो वो लेके आए मेरे पास कि कैंसर हो गया है। मैंने कहा चलो ठीक है, वैसे तो आप बहुत लेट लेके आए हो, क्योंकि बहुत सारी कीमोथेरेपी लग चुकी थी, बाल भी उसके पूरा पूरा उसको डैमेज कर दिया था, फिर भी चलो मैंने कहा लेके आए। तो पहली बात तो आपके पास भी, जब भी आपको कोई भी कैंसर का पेशेंट मिले, तो पहली बात तो दिमाग में क्या क्लिक करना चाहिए, इसको कैंसर क्यों हुआ है, क्योंकि इसका शरीर कैसा हो गया है, कैसा हो गया है, एसिडिक हो गया है। क्यों एसिडिक हो गया है, क्योंकि इसने एसिडिक चीजें ज्यादा इस्तेमाल की होंगी। मैंने उससे, तो जब भी कोई ऐसा पेशेंट आए तो क्यों एसिडिक होते जा रहे हैं, क्योंकि आज हमारे खाना पीना, स्मोकिंग कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, हर चीज में केमिकल, हर चीज में प्रिजर्वेटिव, खतरनाक केमिकल अंदर जा रहे हैं, दवाइयां खा रहे हो, ये सब आपके शरीर को एसिडिक करने का काम कर रहे हैं। तो पेशेंट मेरे पास आई, मैंने पूछा यार इसको कैंसर, तो बोले नर्सिंग का कोर्स करती है और कर रही थी, मतलब अब तो वो 2 साल से, पिछले 2 साल से हॉस्टल में रह रही थी। तो मैंने उस लड़की से ही पूछा कि पिछले 2 साल से आप हॉस्टल में रह रही थी, ज्यादातर आपकी डाइट क्या थी। उसने बताया कि हम पूरे दिन भर में 4-5 बार चाय पीते थे, पूरे दिन में 10-12 बार कोल्ड ड्रिंक पीते थे, जब भी मन करता था मैगी बना के खाते थे, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स विप्स पड़े, मतलब टोटली 2 साल तक उसने बहुत ज्यादा एसिडिक चीजें खाई। दिन भर में कोल्ड ड्रिंक, बर्गर, कभी पिज्जा ऑर्डर कर दिया, कभी बर्गर ऑर्डर कर दिया, कभी कभी चाउमीन बना के खा ली, कभी मैगी बना के खा ली, बोले वैसा ही था, खाना वाना तो कम ही खाते थे, बस मस्ती करी 2 साल खूब। इतना ज्यादा एसिडिक फूड उसने खाया पिछले 2 साल में कि उसका शरीर एसिडिक हो गया और उसको कैंसर हो गया। कारण समझ में आ गया। मैंने कहा चलो पीछे की तो छोड़ो, पीछे जो हुआ हुआ, अब क्या खिलाते पिलाते उसको। मैं सरप्राइज हो गया देख के। मैंने पूछा आप क्या, बोले आप तो सर ये कुछ खा पी नहीं पा रही, लिक्विड लिक्विड दे पाते हैं, और डॉक्टरों ने, गए थे मुंबई तो उन्होंने बताया कि और कुछ नहीं ले पाती है ना, तो कम से कम थोड़ा सा इसके अंदर एनर्जी आती रहेगी, तो थोड़ा सा इसको ना स्प्राइट पिला दिया। उनके बैग में, थैले में मैंने देखा कम से कम छोटी छोटी स्प्राइट की 10 से 15 बोतल थी, हर एक घंटे में उसको एक स्प्राइट पिला रहे थे। सोचो आप, कैंसर का कारण क्या है, शरीर एसिडिक हो गया और पिला क्या रहे हैं, एसिड पिला रहे, तो कैंसर ठीक होगा क्या उसका, क्या चांस है उसका कैंसर कभी ठीक होगा। उसको हर एक घंटे में, मैंने उनकी देख ली थी उनके थैले में बोतल, इसीलिए मैंने उनसे सवाल पूछा था, हर एक घंटे में स्प्राइट की एक छोटी बोतल खोल ले और उसको पिला दे, बोले कुछ तो जाता रहेगा अंदर। अरे मेरे भाई क्या जा रहा है, ये तो चल रहा है, दवाइयां खिला रहे उसको अरे कारण एसिडिक हो गया है, और ऊपर से एसिड ही दिए जा रहे हो, कीमो लगा लगा के एसिडिक करते हैं, तो कैसे सरवाइव करेगी पेशेंट, कैसे बचेगी यार। तो दोस्तों सीधी सी बात है, शरीर, कैंसर का कारण क्या है कि शरीर एसिडिक हो गया है। क्यों हो गया, क्योंकि दिन भर में एसिडिक चीजें खा रहे हो। बस अब कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। कैंसर को ठीक करना है तो क्या करना है, एक ही काम करना है, आपके शरीर जो एसिडिक हो गया उसको एल्कलाइन करना, बस। देखना कैंसर कैसे ठीक होता है। लाइलाज नहीं है कैंसर, बहुत आसानी से ठीक हो सकता है कैंसर, बस रूट कोज पे काम करना पड़ेगा। रूट कोज क्या है, बॉडी एसिडिक हो गई है, ऑक्सीजन कमी है, बॉडी को अल्कलाइन कर दो, ऑक्सीजन रिच हो जाएगा, और कैंसर की सेल अपने आप मर जाएंगी, और तड़प तड़प के मर जाएंगी, जिंदा ही नहीं रह सकती ना, उसको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की कमी चाहिए और एसिडिक मीडिया चाहिए, आपने शरीर को अल्कलाइन कर दिया, कैंसर की सेल अपने आप तड़प के मर जाएंगे, आपको देखने की जरूरत नहीं कहां थी, कहां से कहां थी, यहां थी वहां थी, फैल गई, कुछ हो गई, मर जाएंगी सब। तो बॉडी को एल्कलाइन करना है, कैसे करना है, देखो ये रूल है, ये रूल है, इसको बोलते हैं 80-20 रूल बोलते हैं इसको। ये ईश्वर ने आपकी जो बॉडी बनाई है ना, आपकी बॉडी का जो जो सिस्टम बनाया कि आपकी बॉडी 7-8 पीएच के करीब रहनी चाहिए, तो उसके लिए कैसे रहेगी, उसका एक रूल है 80-20।
इसको 60-40 तक भी मान लेते हैं रिलैक्स करके, 80-20 छोड़ो आप, 60-40। मतलब पूरे दिन भर में आपको बॉडी को नॉर्मल रखना है, न्यूट्रल रखना है या अल्कलाइन रखना है, तो 60% अल्कलाइन फूड होना चाहिए और 40% एसिडिक फूड होना चाहिए। ये आपकी डाइट होनी चाहिए अगर आप चाहते हैं आपको जिंदगी में कभी कैंसर ना हो, या कैंसर हो गया है तो ठीक करना है, तो कम से कम 80-20, 80% अल्कलाइन चीजें और 20% एसिडिक चीजें। अब अल्कलाइन में क्या आता है, अल्कलाइन में क्या आता है आपको बताता हूं। एल्कलाइन में है मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स, ज्यादातर जितने भी फ्रूट्स हैं वो एल्कलाइन है। कच्ची सब्जियां, वेजिटेबल्स, वो एल्कलाइन है। हर्ब्स, जड़ी बूटियां, वो एल्कलाइन है। नट्स एल्कलाइन है, सीड्स एल्कलाइन है, और हर्बल टीज, ये है एल्कलाइन चीजें। नोट कर लेना ये चीजें, ये है एल्कलाइन। एसिड फॉर्मिंग फूड क्या है जो आपको शरीर को एसिडिक करते हैं, वो खाना क्या है, मोस्ट ऑफ द ग्रेन, सभी अनाज, गेहूं चावल सब कुछ, बीन्स, मीट, कोई भी नॉन वेज चीजें, डेयरी प्रोडक्ट्स, फिश, फास्ट फूड एंड प्रोसेस फूड, कोई भी प्रोसेस फूड, फास्ट फूड, ज्यादातर अनाज बने, कोई भी प्रोसेस फूड मतलब जो बना हुआ खाना जो आप बना रहे हो, ये सब चीजें एसिडिक है। अल्कलाइन क्या है, फ्रूट, वेजिटेबल, कच्ची सब्जियां, हर्ब, सीड्स एंड हर्बल टीज। ये नोट कर लो, टेबल बना लो। अब खुद सोचो पूरे दिन भर में ये अल्कलाइन वाली कितनी खा रहे हो और बाकी जो एसिड वाली चीजें कितनी, आपको खुद पता चल जाएगा। रेशो क्या होना चाहिए, 80-20। इसको और रिलैक्स मान लो, 60-40, कि 60% मेरे को अल्कलाइन चीजें खानी है और 40% एसिडिक चीजें खाने हैं। लेकिन आज आप दिल पे हाथ रख के सोचो, जो मैंने टेबल बताई है, सभी तरह के अनाज, आपके बनाई हुई सब्जियां, कोई भी प्रोसेस फूड, कोई भी डेयरी प्रोडक्ट, दूध दही लस्सी, सब कुछ फास्ट फूड, ये सब है एसिडिक। पूरे दिन भर में खुद बताओ आप कितने परसेंट अल्कलाइन चीजें खा रहे होगे और कितने परसेंट आप एसिडिक चीजें खा रहे होगे। आप खुद दिल पे हाथ रख के सोचो, आपके घर के पूरे दिन की डाइट सोचो, पूरे दिन भर से सुबह से लेकर शाम तक आपने खाया तो कितना आपने एसिडिक चीजें खाई और कितनी आपने अल्कलाइन चीजें खाई। आज रेशो तो क्या होना चाहिए, 80-20 होना चाहिए। 60-80% अल्कलाइन चीजें होनी चाहिए और 20% एसिडिक होना चाहिए। इसको 60-40 भी मान लो, लेकिन आज हकीकत यह है हमारे घर में 99% एसिडिक चीजें खा रहे हैं, 1 या 2%। हम 5 आदमी बैठते हैं अपनी अपनी थाली में, सब्जी रोटी चावल सब, अचार पचार सब लेके, और बीच में इतनी सी सलाद की प्लेट रखते हैं, सारा अपनी अपनी पूरी थाली नमेट जाते हैं, सलाद के 1-2 पीस खाते हैं और वो भी बचे ही रह जाते हैं ज्यादातर। तो वो सलाद है ना, वो था अल्कलाइन और बाकी सब था एसिडिक। एसिडिक लपेट दिया सब कुछ, और सलाद कितना खाया, 2-4 पीस, वो था अल्कलाइन। अब सोचो पूरे दिन भर में कितना, अब जब होना चाहिए क्या चाहिए, 80-20, और हो क्या रहा है, 20-80 भी नहीं हो रहा है, 20% भी अल्कलाइन नहीं खा रहे हो। जब उल्टा करोगे तो रिजल्ट कैसे आएंगे, उल्टे ही आएंगे। हम सबकी बॉडी एसिडिक होती जा रही है और कुछ समय बाद किसी को भी कभी भी कैंसर हो सकता है, हम सब पूरे प्रोन है। बस ये है आपकी हकीकत कि क्यों हमारा शरीर एसिडिक हो रहा है, क्योंकि पूरे दिन में खाई एसिडिक रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, कोई भी चीज सब्जी बनाते हैं, जैसे किसी भी चीज की सब्जी बनानी, अपने गाजर की सब्जी बनानी, गाजर को लिया, उसको तेल में जलाएंगे, फ्राई करेंगे, मसाले डालेंगे, जलाएंगे, बोलेंगे देखो मैंने कितनी अच्छी गाजर की सब्जी बनाई। अरे बनाई नहीं, बिगाड़ दी तूने तो, सत्यानाश कर दिया इसका। ईश्वर ने बनाई थी गाजर, बहुत बढ़िया एल्कलाइन थी, तूने जला जला के साले मसाले डाल डाल के उसको एसिडिक फूड बना दिया। ये देखो मैंने कितनी अच्छी घिया की सब्जी बना, अरे बनाई नहीं, बिगाड़ दी। बिगाड़ रहे हो चीजों को, बना नहीं रहे हो। जितनी ज्यादा प्रोसेस कर रहे हो चीजों को, उतनी बिगाड़ रहे हो। रसोई में लगे सब्जी बना रहे, पहले उसको अलग फ्राई करेंगे, फिर जलाएंगे, फिर मसाले डाल लेंगे, पूरा तल भुन के बोलेंगे देख क्या मस्त सब्जी बनाई। माताओं बहनों से रिक्वेस्ट है, बना नहीं रही हो, बिगाड़ रही हो, अपने घर के सभी लोगों को एसिडिक कर रहे हो। बच्चे एसिडिक हो रहे हैं। वो जो मैं बता रहा हूँ, 12 साल का बच्चा, वो क्या है, उसके चिप्स खाता था, कुरकुरे, पूरे दिन कोल्ड ड्रिंक चिप्स ये चलता था, 12 साल का बच्चा लीवर का कैंसर हो गया। क्यों, क्योंकि शरीर एसिडिक हो गया। कारण एक ही है बस। तो जो खाओगे वैसा ही एसिड शरीर होगा और उसी हिसाब से बीमारी लगेगी। तो ये, अगर हम आप पूरे दिन में अपनी थाली नोट करना, सुबह से शाम तक पूरे दिन में आज हम 90% एसिडिक चीजें खा रहे हैं। रेशो होना चाहिए 80-20 या 60-40 भी कर लो। योर ब्लड पीएच इज क्रिटिकल इन द प्रिवेंशन ऑफ कैंसर फॉर ऑप्टिमल हेल्थ। अगर आप चाहते हैं आपको कैंसर ना हो या हो गया तो ठीक हो जाए, तो 20-80 का रूल है। 20% एसिडिक फूड खाना है और 80% एल्कलाइन फूड खाना है, बस ये रूल अपना लो, कैंसर को आप हरा दो। मेरे पास तो कोई कैंसर के पेशेंट आते हैं तो मैं, ये 20-80 तो स्वस्थ व्यक्ति के लिए कि कैंसर ना हो। मेरे पास कोई भी कैंसर का पेशेंट आता है तो मैं कंप्लीटली उसको 100% एल्कलाइन फूड पे डाल देता हूं। उसकी पकी हुई चीज बंद, पूरे दिन कच्चे सलाद, फ्रूट्स, कच्चे फ्रूट सलाद ये खाते रहो। साथ में कुछ आयुर्वेदिक जो अपनी हर्ब्स है वो देनी है, ये सारी चीजें देनी है उसको, कच्चे सलाद। उसको कैंसर को ठीक करना है, किसी भी कैंसर के पेशेंट को ले लेना, उसको अगले 20 दिन 21 दिन के लिए कोई भी रोटी सब्जी चावल बंद कर दो सब।
कि उन कच्ची चीजों पे डाल दो। पानी भी पीना है तो एल्कलाइन पानी देना है। एल्कलाइन एल्कलाइन पानी कैसे? अपने घर पे जो आरओ का पानी पी रहे हो ना, माप के देखना, बहुत ज्यादा गंभीर एसिडिक पानी पी रहे हो, 3-4 एसिडिक, 4-5 पीएच का पानी होगा जो आप पी रहे होगे। पानी को भी अल्कलाइन किया जा सकता है, नॉर्मल तरीके से किया जा सकता है। आप कोई भी तांबे का बर्तन ले, रात भर उसमें पानी रख दें, तो उस पानी की पीएच सुबह जाते हैं तो अल्कलाइन हो जाता है। बड़ा साधारण सा है। हमारे पूर्वज कितने वैज्ञानिक थे, वो लोटे में, तांबे के बर्तन में पानी रखते थे, उसी को पीते थे, उससे पानी अल्कलाइन हो जाता था, तो बॉडी अल्कलाइन रहती थी, कैंसर जैसी बीमारियां नहीं होती थी। तो किसी भी तरीके से टारगेट एक ही है कि बॉडी को अल्कलाइन करना है, और उसका पहला तरीका तो ये है कि हमारा 20% एसिडिक फूड और 80% अल्कलाइन फूड। पहला तरीका तो ये है। अगर इसको फॉलो करते हो तो आप करके देखना, आप ज्यादा दिन नहीं, आप एक हफ्ते अपने घर में फॉलो करके देखोगे, 80% कच्ची चीजें खाना शुरू कर दो और 20% पकी हुई चीजें। दो कई सारे फायदे होंगे। आपके घर के खर्चे भी कम होंगे, गैस भी बचेगी, महिलाओं का समय भी बचेगा, है ना। वो अपने आराम से पूरे दिन किचन में लगे रहने के बजाय कम से कम चीजें बनाएं, कच्ची चीजें ज्यादा खा। एक हफ्ते करके देख लो, आपकी हेल्थ में परिवर्तन होता है या नहीं होता, मेरे को बता दे। केवल एक हफ्ते। 80% कच्ची चीजें, 20% पकी हुई चीजें, बस। तो पहला रूल तो ये है कि हमें इस तरह की डाइट करनी चाहिए। दूसरा, बहुत सारे लोग इस तरह की चीजें नहीं कर पा रहे हैं, तो वैसे तो करनी चाहिए। अगर नहीं कर पा रहे तो एक और तरीका है बॉडी को जल्दी अल्कलाइन करने का। क्या है वो तरीका, वो भी बता देता हूं। बहुत आसान तरीका है, वो है गाय। गाय कौन सी? भारतीय नस्ल की देसी गाय, जो हमारे भारत की जो गाय है। कौन सी गाय है? कैसे पहचानोगे भारतीय गाय है? उसके लिए कोई कलर डेफिनेशन नहीं है कि काली होनी चाहिए, सफेद होनी चाहिए, भूरी होनी चाहिए, चितकबरी होनी चाहिए, कैसी ना। कैसी होनी चाहिए? सीधी सी बात है, जिसकी पीठ पे ये हो उभरा हुआ, वो है भारतीय नस्ल की देसी गाय। गाय अपने आप में एक ऐसा प्राणी है इस धरती पे, जीवित प्राणी है, जो कैंसर, थायराइड, कंस्टिपेशन, अस्थमा, एक्नी, माइग्रेन, हेडेक, इन तमाम बीमारियों को ठीक करने की क्षमता रखता है। काउ इज ए हॉस्पिटल। मैं तो बोलता हूं, गाय अपने आप में एक अस्पताल है जो इन बीमारियों को ठीक कर सकती है। क्यों कर सकती है? क्योंकि इसका एक चीज, इसकी बहुत सारी चीजें फायदेमंद है, लेकिन एक चीज आपको बता दूं, इस धरती पे जितने भी प्राणी है ना, चाहे हम हैं, चाहे कोई भी प्राणी हो, चाहे कोई पशु हो, पक्षी हो, कोई भी हो, इस धरती पे जितने भी प्राणी हैं, सबका जो यूरिन है वो एसिडिक है। हमारे भी यूरिन 5 के आसपास पीएच है, 4, 4.5, 5 के करीब हमारी पीएच है। हर धरती के हर प्राणी का जो यूरिन है वो एसिडिक है। चमत्कारी चीज बता रहा हूं आपको, भारतीय नस्ल की जो देसी गाय है, अकेली ये एक ऐसा प्राणी है जिसका जो यूरिन है वो हाईली एल्कलाइन इन नेचर है। सोचो, इसको ईश्वर का चमत्कार नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? हर प्राणी का यूरिन एसिडिक है, सिवाय भारतीय नस्ल की जो देसी गाय है, इसका जो यूरिन है वो हाईली एल्कलाइन है। उसका पीएच लगभग 12 के आसपास है। 12 के करीब इसका पीएच है। तो अगर हमारे आयुर्वेद में गोमूत्र को गोमूत्र की दर्जा नहीं दिया गया है, गोमूत्र को अमृत कहा गया है। बाकी सब ओष दिया है, लेकिन ये अमृत है, अमृत। क्यों है? क्योंकि इसका जो पीएच है वो 12 के करीब है। अगर आप चाहते हैं आपका शरीर एसिडिक है और उसको अल्कलाइन करना है, तो सबसे आसान और सबसे बढ़िया तरीका है, हमें गोमूत्र सेवन करना चाहिए, क्योंकि उसका पीएच 12 है। आपके शरीर का पीएच मान लेते 4 हो गया, 3 हो गया, अगर 12 पीएच की चीजें लेंगे तो आपका शरीर धीरे धीरे कैसा होगा? वापिस अल्कलाइन होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही अल्कलाइन होगा, कैंसर या दूसरी बीमारी अपने आप खत्म हो जाएंगे, आपको कुछ करने की जरूरत। धरती का इससे बढ़िया कैंसर का और कोई इलाज नहीं। अब लेना कैसे? कई लोग बोलेंगे ठीक है सर, हमारे तो पड़ोस में ही गाय है या गली में ही गाय है, कल से आएगी गाय, गिलास तैयार रखूंगा, जैसे करेगी भर के पी जाऊंगा, है ना। या गिलास भी नहीं मिलेगा तो कर दूंगा काम, दिखते ही गाय जहां भी। गलत है। देखो, अब लेना कैसे है? गोमूत्र लेना चाहिए, लेकिन लेकिन फ्रेश, ताजा नहीं लेना चाहिए। आयुर्वेद में भी बताया गया कि ताजा गोमूत्र का सेवन नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब गाय भी एक प्राणी है। यूरिन क्यों निकल रहा है? क्योंकि गंदगी निकलनी शरीर से बाहर। वो तो बस अच्छी बात यह कि वो एल्कलाइन है, ईश्वर ने एक वरदान दिया हमें। अब गंदगी निकल रही है, यूरिया निकल रहा है, बैक्टीरिया निकल रहे, बहुत सारी चीजें, वो सारी आप पी जाओगे तो बीमार होने के चांसेस हो जाएंगे। तो हमें उसको क्या करना है? उसकी अर्क तैयार करना है, उसकी भाप, उसको उसको डिस्टिल्ड करना है। कैसे करना है? गोमूत्र को लेना है, उसको उबालना है, उसकी जो भाप है उसको इकट्ठा करना है। उबलने से एक तो बैक्टीरिया, जो भी उसके जो माइक्रोब्स थे वो खत्म हो गए, उसकी गैस खत्म होगी, उसकी जहरीला कलर खत्म हो गया, सारी चीजें खत्म हो गई। उसकी जो भाप इकट्ठी की, वो एक चीज मिल गई जो हाईली एल्कलाइन इन नेचर है। वो हमें पीना है, और उसको आयुर्वेद में बताया गया है अमृत। और दोस्तों, आप लोगों की खुशी के लिए बता दूं, हमने भी उसी अमृत को तैयार किया आप लोगों के लिए, ताकि आप उसको इस्तेमाल कर सकें, और उसका नाम है अमृतम गोमूत्र अर्क। बस। हर व्यक्ति, जरूरी नहीं कि जिसको कैंसर हो गया वही, जो चाहता है कि मेरे घर में कैंसर जैसी बीमारियां ना हो, तो खाना तो आप भी एसिडिक खा रहे हो, तो क्यों नहीं होगा आपको? आंख बंद कर लेने से अंधेरा नहीं होगा।
तो नहीं, आपके पड़ोस में गांव में कैंसर हो रहा है तो आपको क्यों नहीं होगा? किसी को भी हो सकता है, क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि खाली आप बस सोच ना, ना मुझे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? आप भी तो वही सारी चीजें कर रहे हो, तो क्यों नहीं होगा? तो अगर आप चाहते हो, मेरा सबसे फेवरेट प्रोडक्ट है, मैं रोज खुद इस्तेमाल करता हूं, अगर आप चाहते हो आपका शरीर एसिडिक ना रहे और आपको कभी कैंसर की संभावना ना रहे, तो 20 ml सुबह, 20 ml शाम को, एक गिलास पानी में डाल के इसको पीना शुरू कर दो। आपका शरीर एल्कलाइन होगा, और जैसे ही शरीर एल्कलाइन होगा, कैंसर की सेल तड़प के मर जाएगी। बस दो ही काम करने हैं। एल्कलाइन फूड शुरू कर देना है, कच्ची चीजें खानी शुरू कर देनी है। एक कम से कम 80% पूरे दिन में एल्कलाइन फूड होना है, 20% एसिडिक फूड, और साथ में 20-20 ml अमृतम लेना शुरू कर दें। आपकी बॉडी एल्कलाइन होनी शुरू हो जाएगी। कोशिश करें ज्यादा ज्यादा ऐसे स्पेस पे रहे, ज्यादा ज्यादा ऑक्सीजनेटेड। मैंने देखा कैंसर के पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाएंगे, बंद कर देंगे, कीमो लगाए, अरे साला सारा ही मारने का काम कर रहे हो, ऑक्सीजन कम कर दी, बॉडी को एसिडिक कर रहे हो, तो इसको मारने के लिए लाए हो गए यहाँ पर। उसको नीम के पेड़ के नीचे लिटाओ, पीपल के पेड़ के नीचे लिटाओ, दिन भर उसको नीम का, आप कोई घर के आसपास नीम का पेड़ है वहां लिटा दो कैंसर के पेशेंट को। ज्यादा ज्यादा ऑक्सीजन जाएगी, बॉडी ऑक्सीजनेटेड होगी, बॉडी एल्कलाइन आप इनसे कर रहे हो, तो देखना कैंसर ठीक हो जाएगा। ठीक करने की तो काम ही नहीं कर रहे, ठीक होगा कैसे? तो दोस्तों ये करना है। साथ ही साथ एक दो चीजें और हैं, वो आपको ऐड करनी है। क्या करनी है? एक इस धरती की सबसे अच्छी चीज है जो कैंसर की सेल्स को डैमेज कर सकती है, मार सकती है, वो है हल्दी। क्यों? क्योंकि हल्दी के अंदर मिलता है कुरकुमिन, और कुरकुमिन क्या करता है? कैंसर की किसी भी अवस्था पे, प्रोटेक्शन ऑफ कैंसर बाय कुरकुमिन, किसी भी अवस्था पे। कैंसर की 4 अवस्थाएं हैं। पहली, नॉर्मल सेल का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, वो ट्यूमर सेल में डेवलप हुई। ट्यूमर सेल के बाद ट्यूमर की ग्रोथ होनी शुरू हुई, और ट्यूमर की ग्रोथ के बाद जब और ज्यादा ट्यूमर का स्प्रेड होना शुरू हो गया, मतलब पूरे शरीर में फैला। पहला तो नॉर्मल सेल चेंज हुई ट्यूमर सेल में, फिर ट्यूमर की सेल जो हुई उनकी ग्रोथ होनी शुरू हुई, और लास्ट स्टेज है उनकी ग्रोथ पूरे शरीर में फैल गया, एक जगह से दूसरी जगह फैल गया। 4 अवस्थाएं हैं। और कुरकुमिन के अंदर क्षमता है, क्या क्षमता है? पहली बात तो नॉर्मल सेल्स का ट्रांसफॉर्मेशन ट्यूमर सेल्स में नहीं होने देती, यहीं पर रोकती है, पहला काम। तो जो स्वस्थ है, चाहते हैं कभी ना हो, तो उनको हल्दी इस्तेमाल करनी चाहिए, रेगुलर कुरकुम इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा, बाई चांस अगर नॉर्मल सेल कैंसर की ट्यूमर की सेल में तब्दील हो गई है, तो आगे उनका जो प्रोलिफरेशन होना है, उनकी ग्रोथ होनी है, ग्रोथ पर रोक लगा देंगी। अगर ग्रोथ भी हो गई, ट्यूमर भी बन गया, ग्रोथ भी हो गई, अब उसको स्प्रेड होने से रोक देंगी ट्यूमर सेल। मेटास्टेसिस कार्ड इन्वेजन, उसकी यहां पे ब्रेक लगा देंगी। तो कुरकुमिन क्या करती है? कैंसर की ऑल स्टेजेस पे ब्रेक लगाती है। अगर यहां पे ब्रेक लगा देगी, अगर यहां से पार कर चुके हो तो यहां पे ब्रेक लगा देगी, ये भी पार कर चुके हो तो यहां पे ब्रेक लगा देगी। तो इसलिए कैंसर की किसी भी अवस्था को ठीक किया जा सकता है। तो पहली बात, बॉडी को अल्कलाइन करना है, उसका तरीका मैंने बता दिया। दूसरा कुरकुमिन, और कुरकुमिन को शरीर में अब्जॉर्ब कराने के लिए साथ में चाहिए काली मिर्च। अगर आप ये दोनों घर में ले पाते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि जैसे ही कितना भी कुरकुमिन खा लो, कितनी भी हल्दी खा लो, अगर साथ में काली मिर्च नहीं है तो उसका एब्जॉर्प्शन शरीर में नहीं होता है। तो इन दोनों को मिला के हमें लेना होगा, और इन दोनों को मिला के हमने एक शानदार प्रोडक्ट तैयार किया जिसका नाम है कुरकुमिन पावर विद पिपरिन। इसमें कुरकुमिन और काली मिर्च का एक्सट्रैक्ट, पिपरिन, दोनों को डाला गया है। तो दूसरा ये ऐड कर रहा है दोनों चीजें। गोमूत्र जो अमृतम है, उसको 20-20 ml दिन में 3 बार, ज्यादा फैल गया है 3 बार दे दो, 4 बार दे दो। बॉडी को अल्कलाइन करना, कच्ची चीजें डाल दो, गोमूत्र पिलाते रहो, और साथ में कुरकुमिन की 1 से 3 गोली, 1 2 3, एक सुबह दोपहर शाम तक दी जा सकती है, ताकि कैंसर की जो ग्रोथ को वहीं पर रोक दे। बस ये काम करना है। साथ ही एक चीज और है जो उसकी बॉडी को रिकवरी देगी, बॉडी को स्टेमिना भी बढ़ाएगी, आपकी सेल्स को भी इंप्रूव करेगी, वो है गेहूं का जवारा, व्हीट ग्रास। तो गेहूं का जवारा, इससे बने हुए हमारे 2 प्रोडक्ट्स हैं। कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं? या तो ग्रीन गोल्ड टैबलेट या व्हीट ग्रास जूस। कैंसर के पेशेंट में स्पेशली मैं कहूंगा कि ग्रीन गोल्ड टैबलेट दें, लिक्विड कम से कम देने की कोशिश करें। नॉर्मली वैसे कोई भी व्हीट ग्रास जूस ले सकता है, अगर बच्चा है तो देना ही पड़ेगा, अदरवाइज बड़े को कोशिश करें ग्रीन गोल्ड टैबलेट देने की कोशिश करें, स्पेशली कैंसर में। बाकी कोई भी इसको इस्तेमाल कर सकता है। तो बस दोस्तों, ये 3 चीजें आपको इस्तेमाल करनी है, ये 3 चीजें इस्तेमाल करनी है। अपनी डाइट का ध्यान रखना है, बॉडी को अल्कलाइन करना है, ऑक्सीजनेटेड करना है। जब बॉडी अल्कलाइन होगी तो अपने आप ऑक्सीजनेटेड हो जाएगी। बॉडी को ऑक्सीजनेटेड करना है। कैंसर को 100% हराया जा सकता है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। किसी को भी कैंसर हो तो पहले हंस के बात करो, अच्छा कैंसर ही हुआ है, ऐसा नहीं करना। डॉक्टर क्या बोलते हैं, किसी को कैंसर हो जाए, कैंसर हो गया, और वो डॉक्टर की गर्दन देख के ही उसको लगता है तो मर गया। कोई भी कैंसर का पेशेंट आए, बस अच्छा कैंसर ही हुआ है, क्या हुआ है, अरे बॉडी एसिडिक हो गई तेरी, थोड़ी ऑक्सीजन की कमी है, वो अल्कलाइन कर दूंगा, कैंसर ठीक हो जाएगा। बस। तो हमें बॉडी को अल्कलाइन करना है, 80-20 का फूड का रेशो ध्यान रखना है, गोमूत्र इस्तेमाल करना है, कुरकुमिन और व्हीट ग्रास, बस। बहुत सिंपल सिंपल सा तरीका है। कैंसर से डरना नहीं है। कैंसर से खतरनाक कैंसर का इलाज है, जो इलाज चल रहा है, हमें उस इलाज से लोगों को बचाना है।
कोई अपने प्यार में करा रहा है, कोई पैसे के लिए करा रहा है, किसी चीज के लिए करा रहा है, लेकिन वो गलत है। हमें एक उसका एंड क्या है, आप जाके देखो, जितने भी लोग जाते हैं, बायोप्सी हुआ, कीमो हुआ, एंड रिजल्ट एक दिन खत्म। क्यों जा रहे हो चैनल पे यार? जैसे ही पता चला कहीं पे मेरे को ट्यूमर हो गया, ठीक है, क्यों हो गया? क्योंकि बॉडी एसिडिक। और हाँ, बताना भूल गया आपको, एक और इंपॉर्टेंट चीज है, कैंसर को, कैंसर की ट्यूमर को, कैंसर को खत्म करने के लिए, कहीं पे भी ट्यूमर है तो एक जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं बताना भूल गया आपको, ये सारी चीजें करनी है। इसके साथ साथ एक टर्म है ऑटोफेजी, उसको क्लिक कर देना। ऑटोफेजी, ऑटोफेजी, ऑटोफेजी क्या है? हमारे शरीर के अंदर ईश्वर ने एक ताकत दी है, ऑटोफेजी। ऑटोफेजी मतलब हमारे शरीर में ताकत है कि कोई भी एक्स्ट्रा चीज को ना, ऑटोफेजी खुद ही खा जाता है ये। ऑटोफेजी, कैंसर के पेशेंट को ऑटोफेजी पे लेके जाना। ऑटोफेजी मतलब मेरे शरीर में कोई भी अनवांटेड चीज है ना, तो मेरे अंदर, शरीर के अंदर क्षमता है कि उसको खुद ही खा जाता। ऑटोफेजी, खुद खाना। खुद कब खाएगा? जब इसको खाना नहीं मिलेगा, जब इसको खाना नहीं मिलेगा। हमें शरीर को सब कुछ चाहिए, लेकिन अगर बाहर से नहीं खाओगे तो क्या होगा? आप, आपके अंदर कोई गांठ है, कोई ट्यूमर है, कोई पथरी है, कोई फलानी चीजें, अपने आप उनको गला के खत्म कर दे। ये इसके अंदर ताकत है, आपके शरीर के अंदर ही ताकत है आपकी कैंसर, आपकी ट्यूमर को ठीक करने की। बस हमें इसकी ताकत को, अब कैंसर का पेशेंट है, उसको कोल्ड ड्रिंक पिला रहे हो, उसको रोटी खिला रहे हो, उसको चावल खिला रहे हो, सब्जी खिला रहे हो, फला, अरे क्या ऑटोफेजी होगी? क्या उसका बॉडी एल्कलाइन होगी? कैसे ठीक होगा? तो कैंसर के पेशेंट को उपवास पे डाल दो, बस कच्ची चीजें देनी है, या 2-3 दिन के लिए वो भी बंद कर दो, नारियल पानी पे छोड़ दो उसको, ताकि उसका शरीर जो है ना, अंदर जब चाहिएगी ना चीजें, क्या करेगा? पथरी हो गई, कुछ नहीं, पथरी क्या है? शरीर में आप जो फालतू कैल्शियम खाए, शरीर ने जमा रखा है एक जगह। जब जिस दिन कैल्शियम नहीं, वो किस लिए जमाता है? ताकि इस दिन बुरे समय में काम आएगा। बुरे समय, जिस दिन आप कैल्शियम नहीं खाओगे उस दिन काम आएगा। साला आप बुरे समय पूरी जिंदगी भर नहीं आने देते, रोज खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, साला बुरे समय आता ही नहीं कि इस्तेमाल कर ले। तो दोस्तों, ऑटोफेजी इसके लिए बहुत शानदार, उपवास पे डाल देना है उसको, केवल या तो लिक्विड पे रहेगा, या कुछ लेना है तो केवल कच्चे फल या कच्ची सब्जी डालनी है। कैंसर देख, कैंसर नहीं, और ये कर दोगे ना तो अकेला कैंसर ठीक नहीं होगा, उसका सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसका पेनक्रियाज भी ठीक हो जाएगा, लीवर ठीक हो जाएगा, स्किन ठीक हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा उसका, उसकी बॉडी चेंज हो जाएगी पूरी। आप खुद करके देख लो 21 दिन। कच्ची चीजें ज्यादा खानी शुरू कर दो, लिक्विड लेना शुरू कर दो, उपवास रात को 6 बजे के बाद नहीं खाना किसी भी हालत में, करके देखो, आपको खुद ऑटोफेजी चला जाएगा। आपके शरीर के अनवांटेड, शरीर क्या करता है, जो चर्बी, जो ज्यादा चिकनाई खा रहे हो, जमाना शुरू कर देता है इधर उधर, सब जगह जमा देता है कि भी बुरे समय में काम आ जाएगा। वो साला बुरा समय कभी जिंदगी भर नहीं आता, क्योंकि आप रोज ऊपर से उतना ही दिए जा रहे हो, तो कब इस्तेमाल करेगा उसको? शरीर को जब चीजें चाहिएंगी ना, और ऊपर से नहीं मिलेंगी, तो खा जाएगा अपने आप। कोई ट्यूमर है ना, गला के खत्म कर देगा ये उसको, पथरी को गला देगा, कुछ भी खत्म कर देगा। समय तो दो इसको। खाना पचाने में लगाए जा रहे हो, उसको खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, पचाया जा रहा है, पचाया जा रहा है, कब तो काम करेगा ये? तो दोस्तों, बस ये कुछ चीजें का ध्यान रखना है, और कैंसर को हराया जा सकता है, आपके हाथ में है। जैसे ही आप सोचेंगे, आपका ब्रेन को लगेगा कि मैं कैंसर को ठीक कर सकता हूं, ऑटोमेटिक आपकी ऑटोफेजी चालू हो जाएगी, कैंसर ठीक होना शुरू हो जाएगा। ऑक्सीनेटेड करो, सुबह शाम उसको बोलो लंबे लंबे सांस ले, पेड़ों के नीचे बैठाओ उसको, घर में कैद करके मत रखो। और कैंसर, और तांबे पानी भी अल्कलाइन पीना है, उसका तरीका, हर चीज उसको अल्कलाइन करना है। मैंने फंडा बता दिया, अब कैसे अल्कलाइन करोगे खुद समझ जाओ। एसिडिक चीजें नहीं अंदर जाएंगी तो ठीक हो जाएगा। और स्प्राइट पिलाते रहोगे तो उम्मीद मत करना, कीमो लगवाते रहोगे तो उम्मीद मत करना कि कभी किसी का कैंसर ठीक होगा। तो दोस्तों, आगे से हमें कैंसर से घबराना नहीं है, बहुत सिंपल सी बीमारी है कि शरीर एसिडिक हो गया, बस इतनी छोटी सा कारण है। बॉडी को वापस एल्कलाइन कर दो, ठीक। हजारों पेशेंट को मैं इस तरह ठीक कर चुका हूं, आप भी करेंगे, सभी लोग ठीक हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज की जानकारी से आपको जरूर फायदा होगा। और आप, उम्मीद करता हूं कोई भी आपके आस पड़ोस में या कोई भी इस तरह का कैंसर का पेशेंट, आप उसको सही जानकारी देंगे, उसको गलत इलाज करने से बचाएंगे, उसको मरने से बचाएंगे। और डेफिनेटली अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको, जो मैंने चीजें आज बताई हैं आपसे, हमने आपस में शेयर की हैं, तो उसमें आप करके देखिए इस्तेमाल, आपका विश्वास, आत्मविश्वास इतना बढ़ेगा। मेरे पास एक महाराष्ट्र से पेशेंट आई, ट्यूमर था, उसको बताया कि बायोप्सी होगी, और कल आ जाना, सुबह बायोप्सी करेंगे और आपको फिर इसके अनुसार इसका इलाज करेंगे। रात को पता चला, और रात को ही गाड़ी उठा के जयपुर आ गए, अगले दिन शाम तक तो जयपुर आ गए। वो बोले सर ट्यूमर है, उन्होंने बायोप्सी बताई, मैंने उनका इलाज शुरू किया, 15 दिन में तो उनका ट्यूमर ही खत्म हो गया, और इलाज कोई कोई ना कीमो की जरूरत पड़ी, ना बायोप्सी की जरूरत थी, 15 दिन में तो ठीक हो गए, चली गई, कोई ट्यूमर ही नहीं था उनका, बिल्कुल ठीक हो गई। तो जैसे जो चीजें आज हमने डिस्कस की हैं, आप किसी भी पे भी ट्राई करके देखना, आपका 100% आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। और मैं उम्मीद करता हूं
आप जरूर ऐसा करेंगे और खुद के साथ जरूर करें अपने घर में। मेरे जो महिलाएं वुमेन्स हमारी सुन रही हैं, तो घर में खाना बनाने में जितना समय वेस्ट कर रहे हो ना, सलाद काटो और पकड़ा दो प्लेट, खाओ ये पहले, ये खत्म हो जाएगा तो कुछ बना के दूंगी, तो रोटी सब्जी बंद। जितना समय इनको खाना बनाने में लगा रही हो ना, इतना तो आराम से बैठ के रील वील देखो, मजे करो, कुछ भी करो, है ना। बिजनेस की कुछ भी करो, मजे। खाना किचन में जितना कम समय लगाओगे उतना ही घर में कम बीमारियां होगी, सीधी सी बात है। तो किचन का जो टाइमिंग है उसको घटाओ। बना नहीं रही हो चीजों को, आप बिगाड़ रही। ईश्वर ने, कुदरत ने जैसी चीजें दी हैं उनको वैसी फॉर्म में कुछ खाने की आदत घर में डालो। घर में ज्यादा कच्ची चीजें का सेवन करना है, बाकी पक्की चीजों का जो भी है कम से कम कोशिश करना है, 20% चीजें पकी हुई खानी। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूं आप जरूर इन चीजों को फॉलो करेंगे। और आज की मुझे, क्योंकि कई बार जूम मीटिंग में ऐसा होता है, मैं बोल तो रहा हूं पर मुझे ये कई बार आप लोगों से पूछने का मौका नहीं मिलता कि आपके समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। कई बार फिजिकली सामने होता है तो मैं पूछ लेता हूँ क्या समझ में आया। अब आप लोग, मुझे नहीं पता आप कितना सुनते हो, लेकिन अगर सुनते हो तो जरूर आप इसको फॉलो करें। और अगले हफ्ते हम फिर किसी बीमारी पे चर्चा करेंगे। हम किसी जो आप लोग बताएंगे सब कुछ समझ में आ गया सर। चलिए, बहुत थैंक यू सोनू मौर्या जी को मैसेज किया है कि सब कुछ समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। और इस समझ को, इसको अपने तक सीमित नहीं रखना है, इसको ज्यादा ज्यादा लोगों तक फॉलो करना, और ज्यादा ज्यादा लोगों को बाद में कराना, पहले अपने घर में इसको एक बार फॉलो करके देखना। कच्ची चीजें खा के देखो, एक वीक में आपकी स्किन भी चेंज हो जाएगी और सारी चीजों में बहुत अच्छा इफेक्ट आपको मिलेगा। तो चलिए, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप लोग स्वस्थ रहेंगे और इस तरह की बीमारी को ना हम अपने परिवार में आने देंगे, और किसी को भी है तो उसको 100% हम उसको हरा सकते हैं। बस उस चैनल में, गलत चैनल में जाने से उसको बचाना है। तो आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, हंसते रहें। और अगले हफ्ते हम फिर, सर ब्लड कैंसर का भी, हाँ हाँ, कोई भी कैंसर हो, कहीं का भी कैंसर हो, ब्लड की सेल बढ़ रही तो ब्लड का कैंसर, कहीं का भी कैंसर हो, कोई भी नाम बोले, कोई आपको कुछ नाम बताएगा, कोई कुछ नाम बताएगा, रूट कोज एक है कि शरीर एसिडिक हो, बस। तो अगले हफ्ते हम फिर, मैं सोचता हूँ कि ज्यादातर किस बीमारी को लोग लेके आ रहे हैं, तो जो जो हो चुकी हैं, तो या तो हम स्किन डिजीज पे भी बात कर सकते हैं, वो बचा हुआ है हमारा, या और जो भी चले, स्किन डिजीज पे कर लेंगे। नेक्स्ट वीक का आपको स्केड्यूल मिल जाएगा कि हम किस बीमारी पे बात करने वाले हैं। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना समय दिया, इतने ध्यान से मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, थैंक यू।